हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। जैसे कि आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तराखंड बजट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो, जो बजट शब्द है हमारा, वो डायरेक्टली आपका क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई है। ठीक है, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई है, ना कि बजट शब्द को कहा गया है वहाँ पर। ठीक, तो कुछ चीज़ें हम ध्यान रख लेते हैं कि जो आपका ये बजट पेश किया जाता है वो आर्टिकल आपका 112 के तहत पेश किया जाता है, और आपका जो धन विधेयक होता है वो 110 के अंदर आता है। ठीक है ना। और अगर हम धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक जो होता है हमारा, वो क्या कहते हैं आपका, उस पर पूरा जो राइट होता है वो लोकसभा का राइट होता है। ठीक, तो अगर कोई भी बिल जो है, अगर क्या कहते हैं धन जो मनी से रिलेटेड है, तो वो क्या कहते हैं आपका लोकसभा का उसका पूरा पूरा राइट होता है। अगर उसमें राज्यसभा के पास वहाँ भेजा भी जाता है तो वो 14 दिन के बाद अगर उस पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है राज्यसभा, तो वो बिल अपने आप ही पास होके आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा का पूरा राइट होता है मनी बिल्स के ऊपर या धन विधेयक के ऊपर। ठीक, तो देखो, जो हमारा उत्तराखंड का बजट है 2024-25 का, इस वीडियो के अंदर हम लगभग सारे ही क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। हम एक डिटेल एंड ब्रीफ, जहाँ पे हिस्ट्री और उनसे रिलेटेड जो अदर फैक्ट्स होते हैं सभी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो अभी हम क्या कहते हैं, इसके बाद फाइनली अभी हम लोग क्या कहते हैं अपर पीसेस के लिए, ठीक है, आपका जो अपर पीसेस अभी आया है, अपर पीसेस के लिए हम धीरे धीरे प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। देखो, मेरा भी एग्ज़ाम है अपर पीसेस का, आप सभी का भी एग्ज़ाम है। तो बेसिकली जो मैं नोट्स बनाऊंगा या फिर जो भी मेरे नोट्स, अगर आपको कोई हेल्प होती है तो मैं उसी के थ्रू आपको पढ़ाऊंगा क्या मतलब हम साथ में ही पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, अदरवाइज़ आप बुक्स फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन करते हैं साथ साथ में, और बाकी देखते हैं कि कैसा रहता है। फ़िलहाल के लिए जो हम उत्तराखंड के बजट को डिस्कस करने वाले हैं, ये इसकी 2 वीडियोस होगी प्रॉपरली। अभी फ़िलहाल मैं एक पार्ट 1 लेके आ रहा हूँ। इस पार्ट 1 के अंदर क्या आता है, हम कुछ आधी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम क्या कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो बाकी बचा हुआ पार्ट होगा उसे कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इंटरवल क्लासेस के अंदर। तो इस बार का जो उत्तराखंड का बजट है वो 2024-25, देखो, तो जो हमारा पहला बजट था ना, उत्तराखंड का जो पहला बजट था वो कब पेश किया गया था, 2001 से 2 के बीच में पेश किया था। और उस वक्त पेश किसने किया था इसे, तो रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था। ठीक, और जो हमारा निर्वाचित सरकार का पहला बजट था वो 2002 से 3 के बीच में आया था, जो किसने पेश किया था, तो एनडी तिवारी ने पेश किया था। ठीक है, और गैरसैंण के भराड़ीसैंण में राज्य का पहला बजट, यानी कि जब आपकी गैरसैंण जो हमारी अलग से जो सेकंड राजधानी बनी हमारी, समर वाली, ठीक है, तो समर वाली जो हमारी राजधानी है गैरसैंण, उसके अंदर जो भराड़ीसैंण है वहाँ पर हमारा जो क्या था बजट पेश किया गया, तो वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा पेश किया गया। कब, 2021 से 22 वाला जो बजट था हमारा वो पेश किया गया था। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या हमारा यहाँ पे आपका उत्तराखंड के अंदर और वैसे भी सेंटर में भी जेंडर बजट पर बहुत फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो जेंडर बजट जो हमारा सबसे पहले आया था उत्तराखंड राज्य में, वो 2007 से 8 के बीच में आया था। और 2023 से 24 के बीच में जो इस पर अमाउंट रखा गया था वो 1390 करोड़ रखा गया था लगभग। ठीक है, और जो आपका 2024 से 25 के बीच में है वो रखा गया है 14,538 करोड़। देखो तो कितना मतलब बढ़ गया है ना ये बजट 2024 से 25 के बीच में, जेंडर बजट जो हमारा। तो हो सकता है डायरेक्टली पूछ ले कि जेंडर बजट पे इस बार कितना प्रावधान रखा गया है 2024 से 25 के लिए, तो आपको मतलब आइडिया होना चाहिए। आपके आर ओ के मेंस में भी काम में आएगा। और क्या आते हैं, अगर आप अपर पीसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अपर पीसेस में भी काम में आएगा, और एसआई के एग्ज़ाम्स में तो आएगा ही, जो एसआई के एग्ज़ाम्स आप देने वाले हो फिलहाल के लिए, क्योंकि करंट से और इकोनॉमिक से काफ़ी सारे सवाल बन जा रहे हैं आजकल। ठीक है, तो देखो बात करते हैं हम बजट की। ठीक है, तो इस बार की जो थीम रही है हमारी वो है सबका साथ सबका विकास और सर्वस्पर्शी विकास। ठीक है, तो ये हमारी इस बार की थीम रही है, और उद्देश्य जो था हमारा वो त्रिवेणी बजट के आधार स्तंभ पर अग्रणी उत्तराखंड राज्य। ठीक, तो देखो त्रिवेणी क्या है, त्रिवेणी के अंदर हमारी 3 तरह की बातें की गई हैं। एक तो उन्नत उत्तराखंड, सुशासित उत्तराखंड, क्षमतावान उत्तराखंड। ठीक है, तो 3 चीज़ों के बारे में बात की गई है, और जो विशेष फोकस किया गया है वो किया गया है ज्ञान पे। तो ज्ञान का फुल फॉर्म क्या है देख लो, ज्ञान का मतलब जी फॉर होता है ज्ञान, और वाई फॉर युवा, सॉरी जी फॉर होता है गरीब, और वाई फॉर युवा, और ए फॉर अन्नदाता है। ठीक है, तो जो गरीब कल्याण के लिए जो अन्नदाता स्कीम चलाई जाएगी ठीक है, उसका है इसे। और एन फॉर है महिला सशक्तिकरण, एन फॉर नारी होता है वैसे,
इसी की वजह से वहाँ पे महिला सशक्तिकरण करा गया है, ठीक है। उसके लिए अलग सा बजट है हमारा 14,538 करोड़ का। ओके, अब देखो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तराखंड राज्य का कुल बजट इस बार कितना रहा है। तो इस बार जो रहा है हमारा वो क्या आता है 89,230 करोड़ का है, 0.07 करोड़, ठीक। और जो हमारा पिछले साल था बजट 2023-24 का वो 77,407.08 करोड़ का रहा, ठीक है ना। तो ये हमें पूरा याद होना चाहिए, ये किसी भी एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं, तो ये हमें वैसे ही मालूम होना चाहिए, ठीक। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया कि इस बार से इस बार आप माइनस करके देख लेंगे कि कितना बढ़ा है कितना घटा है, ये सारी चीज़ें। तो देखो जो कुल वृद्धि हुई है ना राज्य के बजट में, तो वो ये हमारे 15.27%। तो ये हमें एग्जैक्टली याद होना चाहिए कि भाई कुल वृद्धि कितनी हुई, क्योंकि कुल वृद्धि परसेंट में पूछ लेता है कि कितने परसेंट की वृद्धि देखने को मिली है। अगर हम बात करें सेंटर के तो देखो सेंटर में जो क्या आता है बजट पेश हुआ था इस बार, अभी मतलब जो आपका अंतरिम बजट पेश हुआ है और उसमें भी जो बताया गया है उससे उत्तराखंड का बजट जो है काफ़ी ज़्यादा आगे है, ठीक है ना। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि सेंटर के बजट और इन दोनों में कंपैरिजन करने के भी आता है, तो मतलब कि उत्तराखंड का बजट में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है एज़ कम्पेयर टू सेंटर, ठीक। अब राजस्व प्राप्तियाँ की बात करें तो 60,552.90 करोड़ की आपकी राजस्व प्राप्तियाँ हुई हैं। पूंजीगत प्राप्तियाँ की बात करें तो 28,044.21 करोड़ की आपकी पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं। कुल प्राप्तियाँ हमारी टोटल इन दोनों का ऐड ऑन कर लेंगे हम तो हमारी कुल प्राप्तियाँ आ जाएंगी तो 88,597.11 करोड़ आपका कुल प्राप्तियाँ। और राजस्व व्यय की अगर हम बात करें देखो जो राजस्व प्राप्तियाँ होती है, मैंने आपको पिछले केंद्रीय बजट वाले वीडियो में भी बताया था कि राजस्व प्राप्ति वो प्राप्तियाँ होती है जो हमें जीएसटी या फिर इनकम टैक्स इन सभी के थ्रू मिलती है ना। तो ये सारी क्या हुई हमारी, ये तो हो गई इनकम टैक्स वाली और इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू जो भी मिलती है वो राजस्व प्राप्तियाँ हो गई। पूंजीगत प्राप्तियाँ यानी कि जो एसेट्स के फॉर्म में होती हैं, ठीक। तो जो एसेट्स के फॉर्म में होती है वो पूंजीगत प्राप्तियाँ हो गई। और उन दोनों को जोड़कर आपका जो भी फाइनल कलेक्शन हुआ, जो फ़ायदा हुआ है गवर्नमेंट का, वो हुआ 88,597.11 करोड़ का। अब व्यय क्या होता है, व्यय मतलब होता है खर्चा, ठीक है। तो खर्चे की तरह राजस्व खर्चा मतलब कि जो भी आपका पेंशन हो गई या ठीक है सैलरीज हो गई, इन सभी को जो हम पेमेंट करती है सरकार, वो राजस्व व्यय होगा। तो व्यय में कितना हुआ है देखो 55,815.77 करोड़। और पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जैसे हॉस्पिटल्स बनाना, स्टेडियम्स बनाना, कुछ भी बनाना जो ऐसा जिसका बाद में मतलब कि जिससे प्रॉफिट होगा। तो पूंजीगत व्यय कितना हुआ है 33,414.30 करोड़ का, ठीक है। अब देखो जो इस बार राजस्व घाटा है, ठीक है, वो राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है इस बार का। और जो इस बार हमारा राजस्व रहा है वो सरप्लस रहा है। तो कितना सरप्लस हुआ है 4,737.13 करोड़ का आपका सरप्लस रहा है। तो अब देखो हम समझते हैं कि राजकोषीय, देखो ये तो राजस्व था, अब राजकोषीय की बात कर रहे हैं। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो किसी वित्तीय वर्ष में सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय, जो कुल राजस्व है और कुल व्यय है के बीच के अंतर को कहा जाता है क्या, राजकोषीय घाटा कहा जाता है, ठीक। ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं हम, राजकोषीय घाटा कहते हैं, ठीक हो गया। अब देखो 2024 से 25 में कुल राजकोषीय घाटा कितना रहा है हमारा। तो 24 से 25 में राजकोषीय घाटा की अगर हम बात करें तो 9,416.43 करोड़ है, जो कि जीडीपी का कितना है 2.39% है। अगर हम FRBM की एक्ट की बात करें तो उसके तहत क्या है कि 3% से कम रहने पर क्या होता है आपका राजकोषीय घाटा अच्छा माना जाता है। तो हमारा कितना है 2.39% है, यानी कि अच्छा है, ठीक। 2023 से 24 के बीच में अगर हम बात करें तो ये 2.7% था, जो कि 9,046.91 करोड़ था, ठीक। ये बात हमें समझिए यहाँ पर। अब देखो कि जो हमारा रुपया है वो कहाँ से आता है ज़्यादा और कहाँ से जाता है, यहाँ से डायरेक्टली सवाल हमें देखने को मिलते हैं हर पेपर के अंदर। तो हमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि कहाँ से आ रहा है कितना ज़्यादा और कहाँ जा रहा है। देखो जो लोक ऋण है, ठीक है, यानी कि जो लोन वोन हम लेते हैं, जो सरकार लोन लेती है उससे सबसे ज़्यादा पैसा आता है। यानी कितना पैसा आ रहा है तो 31.30 करोड़, 31.30%, सॉरी। तो 31.30% जो पैसा है हमारा 31% सबसे ज़्यादा वो किससे आता है, लोन से आता है सरकार के पास। और स्वयं का कर राजस्व यानी कि जो हम टैक्सेस वैक्सेस लगाते हैं, जो हमें इनकम टैक्स मिल रहा है, ये सब चीज़ें मिल रही हैं, उससे कितना आ रहा है 25.24%। और आपके जो केंद्र सरकार से जो अनुदान मिलता है, ठीक है, जो हम केंद्र सरकार से जो अनुदान मिलता है हर राज्य को अपना अपना, उससे कितना आ रहा है हमारा 21.90%, ठीक हो गया। अब देखो जो पैसा है वो सबसे ज़्यादा जाता कहाँ पर, देखो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ लेगा कि क्या आते हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है, या फिर क्रोनोलॉजी लगा दीजिए, ऐसे करके सवाल आ जाते हैं, ठीक है। तो रुपया कहाँ जाएगा, तो इसकी बात करें तो वेतन भत्ते मजदूरी आदि में सबसे ज़्यादा पैसा जाता है आपका 22.63%। और जो आपके अन्य व्यय होते हैं एक्सपेंडिचर्स, उसमें उसके बाद जाता है 22.55%। और थर्ड नंबर पे आपका निवेश ऋण में आपका 22.43%, ठीक है।
तो इसमें जाता है। अब देखो अगर हम कुछ अन्य बिंदुओं की बात करें तो स्वास्थ्य और शिक्षा के विकास के लिए इस बार कितने रुपए रखे गए हैं? 15,376 करोड़ रुपए रखा गया है। अवसंरचना के विकास के हेतु कितना रखा गया है? 13,780 करोड़। गरीब कल्याण के लिए 5,658 करोड़। ग्राम्य विकास के लिए 2,910 करोड़। शहरी विकास के लिए 2,565 करोड़। अब देखो इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और ये आपका ये गरीब कल्याण, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ज्ञान में एक क्या है आपका, गरीब कल्याण भी है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए है कि कितना पैसा रखा है उस पर। और देखो शहरी विकास के लिए 2,565 करोड़। जनजाति कल्याण के लिए आपका 718 करोड़। अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 2,184 करोड़। और हवाई सेवाओं के विकास के लिए 144 करोड़। पीएम आवास योजना के विकास के लिए 601 करोड़। महिला विकास के लिए, देखो महिला विकास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला विकास के लिए 14,538 करोड़ रुपए। और तकनीकी उच्च शिक्षा के लिए 1,145 करोड़। इकोलॉजी इकोनॉमी के लिए 470 क्या आपका 87 करोड़, 487 करोड़ हो गया। अब देखो युवा कल्याण के लिए, अब देखो युवा भी उसमें एक स्कीम में था ना, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो गया कि युवा कल्याण के लिए कितना है, 534 करोड़ है। कृषि योजना कार्य के लिए 2,415 करोड़। सीएम मत्स्य संपदा योजना के लिए 12 करोड़। स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए 6 करोड़। और विज्ञान केंद्र चंपावत के लिए 3 करोड़। और समेकित सहकारी विकास परियोजना के लिए 7 करोड़। पेयजल आवास नगर निगम के लिए 2,525 करोड़। श्रम एवं रोजगार विकास के लिए 552 करोड़, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रामीण सड़कों के विकास हेतु 150 करोड़ रुपए, ठीक। तो ये रहा है आपका, ये इन जगहों पे इतना इतना पैसा दिया गया है। अगर विशेष ऐलान की बात करें 2024 से 25 के बीच में, तो देखो रूफ टॉप सोलर प्लान जो है ना हमारा, उसके लिए आपका 100 करोड़ का बजट रखा गया है। राजस्व अभिलेखों के क्या आता है, डिजिटाइजेशन, ठीक है, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो गई है, इंग्लिश में लिखा रहता है थोड़ा इजी पड़ जाता है। डिजिटाइजेशन की बात करें तो 50 करोड़ होता है, ठीक है। स्क्रैप पॉलिसी के तहत वाहन क्रिया की बात करें तो 50 करोड़। टाटा टेक्नोलॉजी मॉडल के अनुसार ITI के उन्नयन हेतु आपका 110 करोड़, ठीक। और आपका खनन सर्वेलेंस के लिए 25 करोड़। प्रत्येक जनपद में चिल्ड्रन पार्क के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए। और बंजर भूमि के सामूहिक कृषि के लिए 7 करोड़। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है कि बंजर भूमि के सामूहिक कृषि के लिए उसको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना, ताकि लोग उस पर बंजर भूमि पे भी खेती करें। तो उसके लिए 7 करोड़ का बजट रखा गया। प्रत्येक जनपद में थीम बेस्ड विज्ञान एवं नवाचार केंद्र हेतु 10 करोड़ रुपए, ठीक। ओके, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अब आज हम पार्ट फर्स्ट को यहीं पे ही एंड करते हैं। पार्ट सेकंड में हम क्या आते हैं, इसका पूरा आगे का जो डिटेल्स हैं उसको भी देखेंगे और साथ में MCQ क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि हमारा क्या हो सके, सही से रिवीजन भी हो सके कैसे है। और जब हमारी क्या आते हैं अपर PCC क्लासेस, मतलब हम करना स्टार्ट करेंगे सिलेबस वाइज, लाइन टू लाइन हम टारगेट रखेंगे लगभग 90 डेज़ का, ठीक है। 90 डेज़ का टारगेट रखेंगे, उसमें हम मैक्सिमम सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें आप जुड़िएगा, आपको फ़ायदा होगा। बेसिकली मैं भी अपने रिवीजन के लिए आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, इसमें वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगा और डेली बेस पे मैं इसी तरह अपने नोट्स को वो करके पढ़ाऊँगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड थैंक यू सो मच।